Good morning, everybody. Good morning. तबीयत मैं कहूँगा कि सुधार की ओर है, ठीक लग रहा है मुझे अभी। अभी मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन बैठकर क्लास हो पा रही है। तो मुझे बताइए आप लोग, आई थिंक हम सीटिंग अरेंजमेंट पर आ गए थे। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, 4 पुरुष और 4 महिलाओं वाला। क्या आंसर आया उसमें आप लोगों का? ए, एफ, ए, ई, सी, जी, ए, एफ, डी, एच, बी, जी, सी। ये जिन्होंने लाया है ए, ई, सी, जी, एच, जी, एच 2 महिलाएं हैं जो एक साथ नहीं बैठ सकती हैं। आइए पहले जो होमवर्क दिया था उसको हल कर लेते हैं और फिर आगे के सवालों पर आएंगे। चार पुरुष ABCD और 4 महिलाएं EFGH गोले में बैठे हैं। कोई भी 2 पुरुष और ठीक है, भी कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, बताइए पहली जानकारी क्या थी हमारे पास? C G और E के बीच बैठा है और D को देख रहा है। ठीक है, G और E पहली जानकारी। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, पहली जानकारी हो जाने के बाद हम इसको जेंडर वाइज बांट रहे हैं। ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। तो हमें ये पता चल गया कि कहाँ पुरुष बैठेंगे और कहाँ महिलाएं, कहाँ पुरुष बैठेंगे और कहाँ महिलाएं। फिर F, B और D और F जो महिला है वो D और A के बीच, तो हो सकता है F यहाँ बैठे तो D और A ऐसे होंगे, G को देख रही होगी, या F यहाँ बैठे तो D और A यहाँ होंगे और फिर G यहाँ हो सकता है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी पॉसिबिलिटीज है और जैसे मेघा कह रही आखिरी जानकारी है, H इज सिटिंग राइट ऑफ B, H B के दाएं बैठी है। हैप्पी न्यू ईयर, इधर ध्यान देंगे सभी लोग अभी प्लीज। H B के दाएं बैठी है, तो पहले आप किसको बिठाएंगे? पहले किसको बिठाएंगे आप? B को। B पुरुष है कि महिला? B पुरुष है या महिला? तो इसका मतलब B या तो यहां आएगा या यहां आएगा, पर B यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये तो पहली जानकारी थी जो फिक्स्ड होती है। अगर हमने B को यहां बिठाया तो B के एंटी क्लॉकवाइज H आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी कंफर्म हुआ कि B यहां नहीं बैठेगा, फिर कंफर्मली B यहां बैठेगा और B के एंटी क्लॉकवाइज H नामक महिला यहां बैठेगी। और अगर ये पता चल गया कि F यहां बैठेगा तो ये भी पता चल गया कि G वहीं पर आएगा F के सामने, तो ये भी पता चल गया कि G यहां नहीं आएगा। A से क्लॉकवाइज सीक्वेंस आना चाहिए था, A F D H B G C E। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये होमवर्क था, अब यहां से सीटिंग अरेंजमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप H डायरेक्ट बिल्कुल यहां से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन कनेक्टिविटी तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ ऐसे सवाल चाहते हैं जिनका उल्टा आया, उन्होंने लेफ्ट राइट को बिगाड़ दिया है, सीधा यही आना चाहिए था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए।
ये वो प्रश्न था तो हमने खत्म किया। ठीक है, अब मैं कमेंट्स ब्लॉक कर रहा हूं, आप लोग अगले सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहां से हम आज से नई शुरुआत हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कुछ लोगों के चेहरे अंदर की ओर हैं और कुछ लोगों के चेहरे बाहर की ओर। केवल ए और बी का चेहरा केंद्र की ओर है, जबकि 6 अन्य लोगों के चेहरे केंद्र के विपरीत है। ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी ना तो ए का पड़ोसी है ना बी का। ई तथा एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग इन ए सर्कल। पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए, तेजी से क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में रहने दूंगा। 8 friends A B C D E F G H are sitting in a circle. Only A and B facing towards center, while remaining 6 facing opposite to the center. जिनका आंसर आ जाए वो हमें ए से क्लॉकवाइज आंसर बता सकते हैं। यहां बस मैं एक हिंट दे दूं, जिनके चेहरे सेंटर की तरफ है उनका लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा और जिनके चेहरे अपोजिट टू सेंटर है उनका राइट क्लॉकवाइज होगा। ई और एफ की पोजीशन कंफर्म नहीं है, ई और एफ की पोजीशन कंफर्म नहीं, बाकी हम सब बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर निकाले हैं। बिल्कुल, जी इज नाइदर द नेबर, जी इज नाइदर द नेबर ऑफ ए एंड ए नॉर बी। ये ए नॉर बी है। जी इज नाइदर द नेबर ऑफ ए नॉर बी। जी ना तो ए का पड़ोसी है ना बी का।
आइए देखते हैं। मैं हल कर रहा हूँ। इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। केवल ए और बी का चेहरा सेंटर की ओर है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो पहले हम एच को बिठाएंगे, और क्योंकि एच का फेस बाहर की ओर है, क्योंकि ए और बी का ही सेंटर की ओर था, तो जो बाहर होता है उनका राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो पहला, दूसरा क्लॉकवाइज ए बैठा है जिसका चेहरा सेंटर की ओर है, जिसका चेहरा केंद्र की ओर है। फिर बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के क्लॉकवाइज, ए के क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर भी है, पहला, दूसरा, तीसरा। और बी का फेस भी सेंटर की तरफ था। और क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, क्योंकि सेंटर वालों का लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है, बाकी सबके चेहरे बाहर की तरफ। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के क्लॉकवाइज, क्योंकि बाहर की तरफ है जी, लेकिन हमें ना जी का पता है ना डी की खबर है, तो इसे स्किप करिए। जी ना तो ए का पड़ोसी है ना बी का, मतलब जी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। तो फिर जी के लिए तो केवल एक ही जगह बची, और अगर जी यहां बैठा तो जी के क्लॉकवाइज दूसरा डी, पहला। ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन ई और एफ में कौन कहां आएगा, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी गई है। बची हुई जगह पर सी आ जाएगा। तो ए, ई, एफ, बी, सी, जी, एच, डी। लेकिन ये सीक्वेंस बदलेगा ई और एफ का। तो यहाँ एक चीज अच्छी थी कि हमें पता था कि किनके चेहरे अंदर और किनके चेहरे बाहर की ओर। इस लेवल का सवाल आया नहीं है, हम इसलिए इसे हल कर रहे हैं ताकि इन कठिन सवालों को देखने के बाद आपको पहले के सवाल और भी इजी लगेंगे, पर इस लेवल के सवाल अभी तक नहीं आए हैं। एक और सवाल देख रहे इससे भी टिपिकल। ये यूपीएससी का है, मैं ये सवाल चाह रहा हूँ। ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का, हाँ ये वाला सवाल। ये सवाल करिए पहले। हिंदी वाले लोग पहले लिख लीजिए। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं इस प्रकार से कि चार वर्ग के कोने पर, और जो कोने पर है उनके चेहरे बाहर की ओर हैं, तथा चार भुजा के मध्य में जिनके चेहरे अंदर की ओर हैं। ये यहां लिखना एंड। पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए तेजी से।
those and 4 sit middle of the sides they facing towards center। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे आप लोग, ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए था। जिनके आंसर आ जाए वो एल से क्लॉकवाइज बताइएगा मुझे, एल से क्लॉकवाइज। बस एक नियम याद रखना, जिनके चेहरे सेंटर की ओर होते हैं उनका लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है, और जिनके चेहरे अपोजिट टू सेंटर होते हैं उनका राइट क्लॉकवाइज होता है। पहली जानकारी थी कि आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और पी किसी कोने पर, कोने का मतलब बाहर की ओर, बाहर वालों का जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली जानकारी से हमें इतनी बातें निकल कर आ रही है। अब वो कहता है कि ओ और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ओ इन दो जगहों पर आ सकता है, कहीं पर भी। कोई दिक्कत यहां तक में, ये जानकारी तक में हमने यूज की बातें। एम ओ का पड़ोसी है, तो एम यहां भी आ सकता है, एम यहां भी आ सकता है, और एम यहां भी आ सकता है, क्योंकि ओ का पड़ोसी इन तीन जगहों पर आ सकता है। एन
एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एम का चेहरा जो है वो अंदर की ओर है, अंदर वालों का जो राइट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा, एन। अगर ये वाला एम सही हुआ तो एन यहाँ आएगा, ये वाला एम सही हुआ तो एन यहाँ आएगा, लेकिन ये वाला एम सही हुआ तो एन यहाँ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो एम है वो गलत है। और फिर अगली जानकारी है, एम और एल के बीच 3 लोग होने चाहिए। 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट में 3 लोग केवल तभी आ सकते हैं जब आमने सामने लोग बैठे होंगे। तो अगर ये वाला एम हुआ तो एल को यहां बैठना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पूरी क्लियरिटी आ गई कि एम यहां नहीं आ सकता, और अगर एम यहां नहीं आ सकता है तो इसका मतलब ये क्लियरली समझ में आ गया कि फिर एल यहीं पर आएगा, एन यहीं पर आएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर एन, एम के सामने एल होना चाहिए, एम ओ का पड़ोसी होना चाहिए। तो ये भी खत्म हो गया, और अब केवल 2 ही जगह बची है, बाकी सब अरेंज हो गया है। एल के ठीक दाएं, अंदर की ओर दाएं वालों का एंटी क्लॉकवाइज, एल के ठीक दाएं एस होगा। बची हुई जगह पर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो आंसर होना चाहिए था एल, क्यू, एन, पी, एम, ओ, आर, एस, क्लॉकवाइज। हाँ, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते थे। आप पी को यहाँ की जगह यहाँ बिठा सकते थे, यहाँ बिठा सकते थे। शुरुआत आप पी की कहीं से भी कर सकते, उससे आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस लेवल के सवाल आते नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी सवाल होते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तक ऐसे सवाल नहीं बने हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी आगे बढ़ रही है, हम थोड़ा एक स्टेप आगे चाहते हैं अपने आप को रखना। बाकी जिनके आंसर आ गए फिर उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब टाइटल डालिएगा, ये हो गया सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अब टाइटल डालना लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, रेखीय बैठक व्यवस्था। धन्यवाद। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में अगर कुछ ना बताया जाए तो हम लोगों के चेहरे नॉर्थ की तरफ मानेंगे, उत्तर की तरफ। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा लेफ्ट और हमारा राइट बिल्कुल सेम रहेगा, तो आसान हो जाएगा। लेकिन डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट में जिनके चेहरे नॉर्थ की तरफ होंगे उनका लेफ्ट और राइट तो सेम रहेगा, लेकिन जिनके साउथ की तरफ चेहरे रहेंगे वह लेफ्ट और राइट को उल्टा कर देंगे, क्योंकि साउथ की तरफ चेहरे वालों का लेफ्ट और राइट ऑब्वियसली अलग होगा। तो डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट में हमें ऐसा चित्र बनाना है, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं। सिंगल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट में हम उनके चेहरे उत्तर की ओर मानेंगे। ये चित्र हमारा तब रहेगा जब उनके चेहरे उत्तर की ओर होंगे, और जब डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट आएगा तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम सवाल देखेंगे, अभी तो केवल चित्र देख रहे हैं कि हमें ऐसे चित्र बनाने हैं। बढ़िया। पांच व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं, इनमें से 2 व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर, जिसमें एक होशियार और दूसरा गोरा है। आएंगे ना अभी डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट, शिवानी जब चित्र बनाएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के मध्य बैठा है। तब आपको लेफ्ट टू राइट के बीच में सीक्वेंस बताना है। वन इज इंटेलिजेंट, one is intelligent, another one is fair. A fat person is sitting to the right of a weak person, tall person sit to the left of a fair person. The weaker person sit between the intelligent and fatter one. तो पहले प्रश्न लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, अभी अभी आप प्रश्न लिख लीजिए सभी लोग।
लिख लीजिए तेजी से। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। हम मानेंगे कि उनके चेहरे नॉर्थ की तरफ है, ये लेफ्ट और राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट और राइट इजी हो जाता है। वो कहता है कि किनारे पर दो लोग हैं जिनमें एक इंटेलिजेंट और दूसरा होशियार है। तो हो सकता है इंटेलिजेंट यहां हो और दूसरा गोरा है। होशियार, एक होशियार यहां हो और गोरा यहां हो, पर कोई जरूरी नहीं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि किस किनारे पर कौन है, किस किनारे पर इंटेलिजेंट है और किस किनारे पर गोरा है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज मान ली है, इंटेलिजेंट फेयर, इंटेलिजेंट फेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी करें। कनेक्टिविटी का मतलब पहली जानकारी से ऐसी अगली जानकारी जो जुड़ी हुई हो। जैसे एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो मोटा और कमजोर कुछ पता ही नहीं, छोड़ दो उसको। एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा, यहां कनेक्टिविटी आ गई। अगर ये गोरा व्यक्ति यहां बैठा है, तो गोरा व्यक्ति तो बिल्कुल किनारे पर बैठा है, तो इस साइड में तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इस जानकारी को हम सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फेयर पर्सन बैठा ही नहीं है। फिर फेयर पर्सन कहाँ बैठा होगा, यहीं पर। तभी तो गोरे व्यक्ति के ठीक बाएं एक ऊंचा व्यक्ति बैठ पाएगा, गोरे व्यक्ति के ठीक बाएं एक ऊंचा व्यक्ति बैठ पाएगा। और फिर आगे था कि कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के बीच में, होशियार और मोटे व्यक्ति के बीच में एक कमजोर व्यक्ति है। तो होशियार, कमजोर, मोटा, ऊंचा और गोरा व्यक्ति। क्या यही आंसर आया था आप लोगों का? बढ़िया। तो बस हमें इस पैटर्न पर इन्हें सॉल्व करना है। कनेक्टिविटी यहां भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, ट्राई करके देखिए। पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए। जिनके आंसर आ जाए वो हमें बताएं कि मध्य में कौन बैठा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लिया हिंदी वालों ने?
नॉर्थ की तरफ हम चेहरा मानेंगे, ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा। किनारे पर दो लोग हैं, बिजनेसमैन और प्रोफेसर। बिजनेसमैन और प्रोफेसर, ये समझ रहे हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किनारे पर कैसा बैठा है। एक वकील जो है वो एक विद्यार्थी के दाएं खड़ा है, हमें नहीं पता अभी वकील और विद्यार्थी, तो इसे स्किप करो। एक लेखक बिजनेसमैन के बाएं खड़ा है। अगर बिजनेसमैन यहाँ है तो उसके बाएं तो कोई आ ही नहीं पाएगा, मतलब बिजनेसमैन यही होगा, तभी राइटर यहाँ पर हो सकता है। तो बिजनेसमैन यहाँ होगा। स्टूडेंट प्रोफेसर और वकील के बीच में है, प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर, स्टूडेंट, एडवोकेट, राइटर, बिजनेसमैन। बीच में आना चाहिए एडवोकेट, वकील, लॉयर। सात लोगों का एक सवाल यूपीएससी 2014 का है। सात लोग ABCDEFG कतार में खड़े हैं, इसी क्रम में मतलब सेम सीक्वेंस में। प्रत्येक ने अलग अलग रंग की टोपी पहनी। टोपी के रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी देख पाता है, किंतु बैगनी रंग की नहीं। ई बैगनी और पीले रंग की टोपी देख पाता है, लेकिन लाल रंग की नहीं। जी सभी रंग की टोपियां देख पाता है, नारंगी को छोड़कर। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहनता हो, तो एफ ने किस रंग की टोपी पहनी होगी? थोड़ा सवाल समझा दूं मैं। ये लोग ऐसे खड़े हैं भाई, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, और ये टोपियां देख सकते हैं आगे वाले की, और सेम सीक्वेंस है उनका, ABCDEFG। बस हमें टोपियां बताना है। बिल्कुल, टोपियों का रंग क्या होगा? वायलेट, इंडिगो, blue, green, yellow, orange, red. D can see green and blue colored cap, but not violet. E can see violet and yellow color cap, but not red. G able to see all color cap except indigo. If E is wearing नारंगी, सॉरी, यहाँ ऑरेंज सही है। If E is wearing indigo colored cap, पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिएगा, फिर इंग्लिश में रहने देंगे हम। तेजी से लिखिएगा।
एफ की टोपी का रंग क्या होगा? बढ़िया। आइए देखते हैं। डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी देख पाता है। डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी क्यों देख पा रहा होगा? डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी इसलिए देख पा रहा होगा क्योंकि इनमें से किसी ने हरे मतलब ग्रीन कलर की टोपी और ब्लू कलर की टोपी पहनी होगी। ग्रीन कलर और ब्लू कलर की टोपी पहनी होगी। लेकिन वो बैंगनी रंग की टोपी क्यों नहीं देख पा रहा होगा? बैंगनी कलर की टोपी क्योंकि या तो उसके पीछे वाले ने पहनी होगी या उसने खुद ने, क्योंकि खुद की टोपी भी कैसे दिख पाएगी भाई? सामने ही हम चीज देख सकते हैं ना, पीछे वाली या खुद की टोपी तो नहीं देख सकते। अभी तो मेरे पास कैमरा है, लेकिन नॉर्मली तो हम आगे की टोपी देख पाएंगे ना। तो या तो उसने खुद ने पहनी होगी या पीछे वाले ने पहनी होगी। तो बैंगनी रंग की टोपी चारों में से किसी ने पहनी है। क्या ये समझ में आया? डी ने हरे और नीले रंग की टोपी देख पा रहा है, मतलब वो आगे है, और बैंगनी रंग नहीं दिख पा रहा है, इसका मतलब वो पीछे या उसने खुद ने पहनी। ई बैगनी और पीले रंग की, ध्यान से सुनना प्लीज। ये इधर इधर चेहरा है सभी का, शिवानी इधर चेहरा है, तो ये ए बी सी डी सेम सीक्वेंस है। अब इधर ध्यान दो सभी प्लीज। ये लिखा हुआ है इसी क्रम में, इसी क्रम में। थोड़ा प्रश्न ढंग से पढ़ा करो बेटा, और प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब कम करो। अब इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। ई कहता है, ई कहता है कि मुझे बैगनी दिख रही है। ई कहता है कि मुझे बैगनी दिख रही है और डी कहता है कि मुझे बैगनी नहीं दिख रही है। इसका मतलब अगर वो सी बी ए में से किसी ने पहनी होती तो डी को भी दिखती, पर ई कह रहा है कि मुझे दिख रही है। इसका केवल एक ही मतलब होता है कि यह निश्चित ही टोपी डी ने ही पहनी होगी, तभी वो ई को दिख रही है लेकिन डी को नहीं दिख रही है। इसके अलावा ई के आगे येलो कलर की टोपी भी किसी ने पहनी है, लेकिन उनको रेड कलर की टोपी नहीं दिखती। रेड कलर की टोपी नहीं दिखती। जी कह रहा है कि सभी रंग की टोपियां दिख रही है लेकिन ऑरेंज नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ऑरेंज किसी और ने नहीं, उसने खुद ने पहनी है। और ई की टोपी का कलर इंडिगो है। ई की टोपी का कलर इंडिगो है, तो ए की तो टोपी बची, वह रेड कलर की टोपी एफ ने पहनी होगी। ऑरेंज, रेड, इंडिगो, बैगनी मतलब वायलेट। लेकिन ग्रीन, ब्लू, येलो में किसने क्या पहना हमें नहीं पता, और हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रश्न का जो मेन मकसद था एफ की टोपी का। आज का सीटिंग अरेंजमेंट का आखिरी सवाल, फिर आज हम मैथ्स में भी थोड़ी बहुत शुरुआत कर लेंगे। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? क्लास के बाद नोट डाउन कर लेना, अगर कुछ छूट जाता है अभी साथ साथ लिखते रहा करो, कुछ छूट जाए तो बाद में देख लेना। 7 मित्र टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई से एक सरल रेखा में बैठे हैं, उनके चेहरे उत्तर की ओर हैं। पहले हिंदी वाले लिख लीजिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में दिखा देता हूँ मैं, इंग्लिश में रहेगा।
जिनका आंसर आ गया वो सीक्वेंस बताए लेफ्ट टू राइट, टी जेड वी वाई एक्स डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। डब्ल्यू टी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। टी यहां होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। टी यहां होगा तो डब्ल्यू यहां आएगा, पर वो कह रहा है कि डब्ल्यू सिरे पर नहीं बैठा। अब कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं, तो सीधा वो जानकारी लो जो डायरेक्ट गारंटेड। जैसे अंकिता ने लिखा कि वाई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। वाई यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यू के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा। जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, जेड यहां नहीं आएगा, तो फिर जेड यहीं पर आएगा। जेड और एक्स के बीच में दो लोग चाहिए थे। आंसर आना चाहिए था टी जेड वी वाई एक्स डब्ल्यू यू। तो कल हम देखेंगे डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। ये सभी सिंगल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट के ही सवाल है। नहीं, काफी नहीं, कुछ हो सकते हैं गलत हो जाए, लेकिन काफी नहीं होंगी। तो कल हम देखेंगे डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल। आइए बातचीत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। किस पर आ गए थे हम, परसेंटेज में थे कि एलसीएम एचसीएफ पे थे?